सोचिए, एक ऐसे आदमी के बारे में जिसे उसके चाहने वाले भारत का दूसरा भगवान कहते थे, जिसके दरबार में देश के बड़े बड़े सितारे और राजनेता हाजिरी लगाते थे, जिसके बेटों की शादी में पूरा बॉलीवुड नाच रहा था और प्रधानमंत्री खुद आशीर्वाद देने पहुंचे थे। एक ऐसा शख्स जिसके एक इशारे पर करोड़ों लोगों की किस्मत लिखी जाती थी। लेकिन फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया। अपनी कामयाबी के शिखर से वो सीधा सलाखों के पीछे पहुंच गया। ये कहानी है अर्श से फर्श पर पहुंचने की। ये कहानी है सुब्रत रॉय सहारा की। ये कहानी 1970 के दशक के गोरखपुर से शुरू होती है। बिहार के अररिया में जन्मे सुब्रत रॉय पिता की मृत्यु के बाद परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके पास कोई बड़ी डिग्री या विरासत में मिली दौलत नहीं थी तो बस एक पुरानी लैम्ब्रेटा स्कूटर, जिस पर वो घर घर जाकर नमकीन बेचा करते थे। लेकिन सुब्रत रॉय ने जल्दी ही समझ लिया कि बड़े सपनों के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, एक अलग सोच की जरूरत होती है। 1978 में उन्होंने गोरखपुर में सिर्फ Rs 2000 की मामूली पूंजी के साथ सहारा फाइनेंस नाम की एक चिट फंड कंपनी शुरू की। उनका निशाना वो लोग थे जिन पर बड़े बैंक कभी ध्यान नहीं देते थे, जैसे रिक्शा वाले, छोटे दुकानदार और दिहाड़ी मजदूर। मॉडल बिल्कुल सीधा साधा था। लोगों को हर दिन सिर्फ Rs 1 बचाने और महीने के अंत में Rs 30 जमा करने के लिए प्रोत्साहित करो। रकम छोटी थी, लेकिन जब लाखों लोग ऐसा करने लगे तो ये एक विशाल वित्तीय साम्राज्य की नींव बन गई। सुब्रत रॉय ने इसे सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि सहारा परिवार का नाम दिया और खुद को सहारा श्री कहना शुरू कर दिया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। लोगों को लगा कि वे सिर्फ पैसा नहीं लगा रहे, बल्कि एक ऐसे बड़े परिवार का हिस्सा बन रहे हैं जिसका मुखिया उनकी परवाह करता है। देखते ही देखते ये छोटा सा सपना हकीकत में बदलने लगा। 1990 के दशक तक सुब्रत रॉय अपना मुख्यालय गोरखपुर से लखनऊ ले आए, जिसे उन्होंने एक शाही महल की तरह बना दिया। सहारा अब सिर्फ एक फाइनेंस कंपनी नहीं रही। रॉय ने रियल एस्टेट, एविएशन और मीडिया जैसे क्षेत्रों में भी कदम रखा। 1990 में राष्ट्रीय सहारा अखबार और फिर एयर सहारा एयरलाइन लॉन्च की गई। सहारा इंडिया परिवार अविश्वसनीय रफ्तार से बढ़ रहा था। कहा जाता है कि एक समय भारतीय रेलवे के बाद सहारा भारत का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता बन गया था, जिसमें लगभग 12 लाख कर्मचारी काम करते थे। कंपनी का दावा था कि देश के करीब 9 करोड़ निवेशक, यानी लगभग 13% घर, सहारा परिवार का हिस्सा थे। सुब्रत रॉय ने एक ऐसी दुनिया बना ली थी जहां कर्मचारी एक खास ड्रेस कोड पहनते, एक साथ सहारा गान गाते और रॉय को सहारा श्री कहकर प्रणाम करते थे। ये एक कॉरपोरेट साम्राज्य से ज्यादा एक पंथ जैसा महसूस होता था, जिसके देवता सुब्रत रॉय थे। लेकिन ये सारा पैसा आ कहां से रहा था? जवाब उनकी पैरा बैंकिंग योजनाओं में छिपा था, जो बिना किसी खास रेगुलेशन के लगातार पैसा बटोर रही थी। 2000 का दशक आते आते सुब्रत रॉय सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक पावर ब्रोकर बन चुके थे। बॉलीवुड के बड़े सितारे, क्रिकेटर और देश के सबसे ताकतवर राजनेता उनके लखनऊ के मुख्यालय में नजर आते थे। उनकी पार्टियों में सितारों का जमघट लगता था और उनके एक फोन पर दिल्ली में सरकारें हिल जाती थीं। उनके धन और प्रभाव का असली प्रदर्शन तब हुआ जब उन्होंने 2004 में अपने बेटों सुशांतो और सीमांतो की शादी की। वो शादी नहीं, एक ऐसा उत्सव था जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। उस शादी में अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार मेहमानों की अगवानी कर रहे थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी समेत राजनीति, उद्योग और खेल जगत की कई बड़ी हस्तियां मौजूद थीं। ऐसा लग रहा था कि उस दिन अंबानी या टाटा जैसे बड़े औद्योगिक घराने भी सुब्रत रॉय के दबदबे के आगे फीके पड़ गए हैं। स्कूटर पर नमकीन बेचने वाला लड़का अब सहारा श्री बन चुका था, एक ऐसा राजा जिसके साम्राज्य पर सूरज कभी अस्त नहीं होता था। कहते हैं कि जब आप बहुत तेजी से आसमान छूते हैं तो अक्सर जमीन के नियमों को भूल जाते हैं। सुब्रत रॉय के साथ भी शायद यही हुआ। उन्हें लगने लगा था कि नियम और कानून उन पर लागू नहीं होते। यही सोच उनके पतन का कारण बनी। इसकी शुरुआत 2009 में एक गुमनाम शिकायत से हुई, जब रोशन लाल नाम के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सहारा की 2 कंपनियों की गतिविधियों पर सवाल उठाए। इन कंपनियों ने ऑप्शनली फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर OFCDs के जरिए बाजार से लगभग 24,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। यह पैसा करीब 3 करोड़ छोटे निवेशकों से आया था, लेकिन इसके लिए बाजार नियामक संस्था सेबी से कोई इजाजत नहीं ली गई थी। जब सेबी ने सवाल पूछे तो सहारा ने अहंकार में जवाब दिया कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यहीं से सुब्रत रॉय के बुरे दिनों की गिनती शुरू हो गई। सेबी ने 2011 में जांच शुरू की और उन 3 करोड़ निवेशकों का ब्यौरा मांगा। जवाब में सुब्रत रॉय ने जो किया वो उनके अहंकार का सबूत था। उन्होंने 127 ट्रकों में 21,000 से ज्यादा कार्टन भरकर
सेबी के मुंबई दफ्तर भेज दिए, जिनमें निवेशकों के दस्तावेज थे। इन ट्रकों ने मुंबई में ट्रैफिक जाम कर दिया और यह खबर मीडिया में आग की तरह फैल गई। रॉय को लगा कि यह उनकी ताकत का प्रदर्शन है, लेकिन असल में यह उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। सेबी ने सहारा को आदेश दिया कि वह निवेशकों का पूरा पैसा 15% ब्याज के साथ लौटाए, जिसे चुकाने में सहारा नाकाम रहा। मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था। सुब्रत रॉय, जो कभी देश के सबसे ताकतवर लोगों के साथ उठते बैठते थे, अब कटघरे में खड़े थे। शायद उन्हें लगा था कि उनके राजनीतिक संपर्क उन्हें बचा लेंगे, लेकिन उन्होंने न्यायपालिका की ताकत को कम आंक लिया था। अदालत के आदेशों की अवमानना करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। 4 मार्च 2014 का दिन सुब्रत रॉय की जिंदगी का सबसे काला दिन था। पुलिस ने उन्हें लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया। भारत का दूसरा भगवान कहलाने वाला व्यक्ति अब एक कैदी था। उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया गया, जहां उन्होंने पैरोल पर रिहा होने से पहले 2 साल से ज्यादा का समय बिताया। यह एक ऐसे साम्राज्य के पतन का प्रतीक था जो विश्वास और महत्वाकांक्षा पर बना था, लेकिन अहंकार और नियमों की अनदेखी के बोझ तले ढह गया। जेल से बाहर आने के बाद सुब्रत रॉय कभी भी अपना पुराना रुतबा हासिल नहीं कर पाए। उनका साम्राज्य कानूनी लड़ाइयों में उलझ कर रह गया। 14 नवंबर 2023 को 75 वर्ष की आयु में सुब्रत रॉय का निधन हो गया। वह अपने पीछे एक बिखरता हुआ व्यापारिक साम्राज्य और कई अनसुलझे सवाल छोड़ गए। सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, उन करोड़ों छोटे निवेशकों के पैसों का क्या हुआ? सेबी ने एक रिफंड खाता बनाया है और पैसे लौटाने की प्रक्रिया धीमी गति से जारी है। आज जब हम सुब्रत रॉय की कहानी को देखते हैं तो 2 तस्वीरें सामने आती हैं। एक उस दूरदर्शी व्यक्ति की जिसने करोड़ों गरीबों को बचत करना सिखाया और एक विशाल परिवार खड़ा किया। दूसरी उस व्यक्ति की जिसने नियमों को ताक पर रखकर एक ऐसी स्कीम चलाई जिसने लाखों लोगों की गाढ़ी कमाई को खतरे में डाल दिया। क्या सुब्रत रॉय एक नायक थे जिन्हें गलत समझा गया, या एक चतुर धोखेबाज जो कानून की पकड़ में आ गए? उनकी विरासत क्या है, एक प्रेरणा या एक चेतावनी? यह कहानी हमें सिखाती है कि कामयाबी के शिखर पर हमेशा टिके रहना मुमकिन नहीं, और जब अहंकार आपकी बुद्धि पर हावी हो जाता है तो अर्श से फर्श पर आने में देर नहीं लगती। सुब्रत रॉय सहारा की कहानी भारतीय कॉरपोरेट इतिहास के सबसे नाटकीय अध्यायों में से एक है। यह हमें याद दिलाती है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। आपकी सुब्रत रॉय के बारे में क्या राय है? क्या आप उन्हें एक दूरदर्शी मानते हैं या कुछ और? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मित्रों, कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।